Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 30th November 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It talks about cross-border insolvency, and this topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. तो इस आर्टिकल को लेने से पहले लेट अस टेक अप सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ इकोनॉमिक्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड. तो देखिए, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी, वैसे तो ये दोनों टर्म हम लोग इंटरचेंजेबल तरीके से यूज करते हैं, लेकिन दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस है. इंसॉल्वेंसी इज इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ ए पर्सन, सिचुएशन व्हेन द पर्सन इज नॉट एबल टू पे बैक हिज डेट्स. इसने जो भी उधार लिए हैं वो चुका नहीं पा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इंसान इंसॉल्वेंट हो चुका है. इट्स हिज इकोनॉमिक स्टेटस. लेकिन उसके बाद अगर ये इंसान कोर्ट चला जाए और कोर्ट में जा कर के ये प्रूव कर पाए कि अब इसके पास पैसे नहीं हैं अपने लेंडर्स को चुकाने के लिए, और कोर्ट अगर इसकी इंसॉल्वेंसी को एक्सेप्ट कर लेता है, तो कोर्ट उसके बाद इसको जो स्टैंप देगा, या आप समझिए कोर्ट जो इसको बैंकरप्सी का टाइटल दे देगा. तो इंसॉल्वेंट इज एन इकोनॉमिक स्टेटस वाइल बैंकरप्सी इज ए लीगल स्टेटस. जब कोर्ट आइडेंटिफाई कर लेता है कि येस दिस पर्सन इज इंसॉल्वेंट, ही इज़ नॉट कैपेबल ऑफ पेइंग बैक द डेट, देन यू कैन कॉल दिस पर्सन बैंकरप्ट. बैंकरप्ट खुद को डिक्लेयर करवाने से फ़ायदा एक ये होता है कि अब जो भी इसके लेंडर्स हैं वो इससे पैसे फोर्सफुली एक्वायर नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती मांग नहीं सकते, क्योंकि नाउ दिस पर्सन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट. लेकिन कोर्ट ऐसे ही बैंकरप्ट डिक्लेयर नहीं करता है. कोर्ट इसके पहले इसके जो भी एसेट्स हैं उसको एक्वायर कर सकता है, या इसके कंपनी के जो एसेट्स हैं उसको एक्वायर कर सकता है. उसको ऑक्शन करा करके पैसे जो आएंगे उससे लेंडर्स को पैसे चुकाने की कोशिश करेगा, और बाकी फिर उसके बाद कोर्ट इस इंसॉल्वेंट इंसान को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर सकता है. तो अब ज़रा देखिए, ये मान लीजिए कि कोई कंपनी है ए, उसका ये है ओनर, और ये ओनर ने इन तमाम लोगों से लोन ले रखा है. तो अब ये ओनर मान लीजिए कि ये पैसा चुका नहीं पा रहा है, इन लेंडर्स को पैसा चुका नहीं पा रहा है, ही हैज़ टर्न इंसॉल्वेंट. तो इंसॉल्वेंट यानी कि इसकी इकोनॉमिक स्टेटस ऐसी हो चुकी है कि अब ये पैसा नहीं चुका पा रहा है. उस केस में क्या कर सकता है, कोर्ट जा सकता है. कोर्ट में जाकर के कह सकता है कि सर आई डोंट हैव मनी टू पे बैक टू द माई लेंडर्स. उस केस में कोर्ट इसके एसेट को एक्वायर कर लेगी, एंड कोर्ट विल लिक्विडेट द कंपनी. लिक्विडेट द कंपनी का सरल सा मतलब है कि इसके एसेट्स को लेगी और बेच देगी, और बेच करके इसके लेंडर्स को पैसे चुकाने की कोशिश करेगी और इस इंसान को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देगी. लेकिन इस पूरे प्रोसेस में यही प्रोसेस होता था पहले, अगर कोई भी इंसान या कोई कंपनी बैंकरप्ट हो जाए तो उसके लेंडर्स को पैसे चुकाने का. लेकिन इस पूरे प्रोसेस में काफ़ी वक्त लग जाता था, कि कोर्ट तो आपको पता है इंडिया के अंदर कोर्ट्स में जो कितना डिले होता है, तो टाइम लैग बहुत ज़्यादा हो जाता था किसी भी इस प्रोसेस को रिजॉल्व करवाने में थ्रू द कोर्ट. और इंडिया के अंदर ऑन एन एवरेज किसी भी इस तरह के रिजोल्यूशन प्रोसेस में 4.3 ईयर्स लगते थे. दिस वाज द एवरेज टाइम इन इंडिया इन ऑर्डर टू रिजॉल्व एनी इकोनॉमिक डिस्प्यूट रिगार्डिंग लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी. और इसको नाम दिया गया, इकोनॉमिक सर्वे 2015 में नाम दिया चक्रव्यूह चैलेंज. चक्रव्यूह चैलेंज मतलब आपकी कंपनी स्टार्ट तो बड़े आसानी से कर देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में बहुत आसानी से घुस गए, लेकिन कंपनी को अगर आपको बंद करनी है, उसको लिक्विडेट करा करके आपको बेच करके अपने लेंडर्स के पैसे वापस करके अगर आपको उस कंपनी से बाहर निकलना है, बिजनेस से बाहर निकलना है, देन इट बिकम्स ए लेंदी प्रोसेस, और इसीलिए इसको नाम दिया था चक्रव्यूह चैलेंज. देखिए, किसी भी अच्छे स्मूथ इकोनॉमी में अगर आपको उसको इकोनॉमी को एफिशिएंट बनाए रखना है, तो उसमें किसी भी सेक्टर में इंटर करना या निकलना दोनों ही स्मूथ होना चाहिए. उसी केस में वो मार्केट स्मूथ रह सकता है, उसी केस में मार्केट के जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका बेस्ट एफिशिएंट इस्तेमाल हो सकता है. फॉर एग्जांपल इस केस में देखिए, ये इंसान है, इसकी ये कंपनी है, ये कंपनी ये नहीं चला पा रहा है, ये बिल्डिंग इस मशीन्स ठीक से काम नहीं चला पा रहा है ये पूरी कंपनी को. उस केस में इंसान कोर्ट जा रहा है, कह रहा है सर मेरी कंपनी को मैं बंद करना चाहता हूँ. अब ये काम अगर जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाता
तो क्या होता है कि इस कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स, मशीन, बिल्डिंग, लैंड सबका किसी दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल हो पाता। लेकिन इस काम में अगर 4.5 से 5 साल लगेंगे तो 4.5 से 5 साल तक ये तमाम एसेट्स, बिल्डिंग, मशीन्स, लैंड, इसका कोई प्रोडक्टिव यूज नहीं होगा। सो दैट इज चक्रव्यूह चैलेंज नॉट जस्ट फॉर द बिजनेस ओनर बट फॉर द इंटायर इकोनॉमी। जब बिजनेस ओनर्स किसी भी बिजनेस को स्मूथ तरीके से वाइंड अप नहीं कर सकते, उस केस में बहुत सारे जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उनका वेस्टेज होता है। तो इन तमाम तरह के प्रॉब्लम्स के कारण देखिए, जब डिले होगा, 4.5 साल 5 साल लगेंगे किसी भी लिक्विडेशन प्रोसेस को रिजॉल्व करने में, तो क्या होगा? द फर्स्ट फैक्टर तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट विल लीड टू इनएफिशिएंट यूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक बिल्डिंग, वर्कर्स या कैपिटल। ये कंपनी बेवजह का 4.5-5 साल से चल भी नहीं रही है, बंद भी नहीं हुई है। तो इस चक्कर में जो बिल्डिंग के ये जो कंपनी के बिल्डिंग है, वर्कर्स या कैपिटल जो उसमें लगा है, उसका एफिशिएंट इस्तेमाल नहीं होगा। ऑब्वियसली जिन लोगों ने इस कंपनी को लोन दे रखा है, ये क्रेडिटर्स, खासकर बैंकर्स होते हैं जिन्होंने ये लोन दे रखा है, उनका पैसा भी उनको टाइमली रिटर्न नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में 4.5 से 5 साल लग रहे हैं। तब तक इनका लोन भी वो एनपीए बन चुका होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट फॉर द बैंक। तो बैंक्स के लिए भी स्ट्रेस, कंपनी के लिए भी स्ट्रेस। इसी को कहा गया है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। अब इस तरह के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए फिर 2016 में लाया गया इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड ब्रॉट इन 2016। इसमें सबसे पहले क्या किया गया कि एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया गया। इन प्लेस ऑफ कोर्ट, इन प्लेस ऑफ नॉर्मल कोर्ट्स, नाउ अ ट्रिब्यूनल्स विल बी देयर। दीज ट्रिब्यूनल्स नोन एज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अगर किसी कंपनी ने लोन लिया है और कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया है तो उस केस में ट्रिब्यूनल होगा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। और अगर किसी इंडिविजुअल ने लोन लिया है और उसने डिफ़ॉल्ट किया है और उससे पैसे निकलवाने हैं तो फिर होता है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। इस केस में कैसा है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में कंपनीज एप्लीकेबल होते हैं, तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल होगा। अब ये जो लेंडर्स हैं इस केस में, अब नए इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के हिसाब से क्या होगा, ये जो लेंडर्स हैं, अगर इन्होंने जिसको लोन दे रखा है, इस इंसान को लोन दे रखा है और ये अपना पैसा वापस नहीं चुका रहा है, उस केस में दीज लेंडर्स नाउ विल नॉट गो टू द कोर्ट, दीज लेंडर्स कैन नाउ गो टू नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कि सर ये इंसान, इस कंपनी ने हमारा पैसा नहीं चुकाया है, इट हैज़ डिफ़ॉल्टेड ऑन द लोन। उसके बाद कैसा है कि ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इस कंपनी के ओनर को एक फॉर्मल लेटर भेजेगी, एक नोटिस भेजेगी कि आपने इनका पैसा नहीं चुकाया है और 10 दिनों में पैसा आप चुकाइए। और अगर 10 दिनों तक अगर वो पैसा नहीं चुका पाते हैं, देन ए रिजोल्यूशन प्रोसेस अगेंस्ट द कंपनी विल स्टार्ट। 10 दिनों के अंदर रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। रिजोल्यूशन प्रोसेस कैसा होता है वो समझिए। ये है, मान लीजिए कंपनी ए, उसका ये था ओनर जिसने लिया था लोन इन तीनों लोगों से, ये हैं क्रेडिटर। ज़्यादातर ये क्रेडिटर्स बैंक्स होते हैं या कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनसे इसने लोन लिया था इस कंपनी के लिए। अब ये कैसा है कि ये जाएंगे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इसको 10 दिन का नोटिस देगा और उसके बाद अगर ये पैसे नहीं वापस करता है तो फिर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इसके कंपनी का कंट्रोल इस इंसान के हाथ से छीन करके इन क्रेडिटर्स को दे देगा और इस इंसान को वो बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देगा। तो एक मेन अंतर आया है पहले और अभी के तुलना में, एक ही मेन अंतर आया है कि पहले हम जाते थे पहले हम जाते थे कोर्ट में और कोर्ट में फिर डिले होता था जस्टिस डिलीवरी में। अब उसके जगह पे एक स्पेशल ट्रिब्यूनल में हम जाते हैं जहाँ पे टाइम बाउंड फैशन में रिजोल्यूशन होगा। तो ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल क्या करेगी, इसके एसेट को जब्त करके इन क्रेडिटर्स के कंट्रोल में दे देगी। क्रेडिटर्स कम से कम 66% जितना भी लोन दिया गया है उसका कम से कम 66% लोग, यानी कि मान लीजिए कि 1 करोड़ का लोन दिया गया है तो अलग अलग लोगों ने मिलकर के 1 करोड़ का लोन दिया, किसी 25-25 लाख के 4 लोगों ने दिए हैं, तो कम से कम 25-25 लाख देने वाले 3 लोग मिलेंगे तभी जाकर के एक क्रेडिटर्स कमेटी बन पाएगी। मतलब मिनिमम 66% लोन देने वाले लोगों की मिलाकर के क्रेडिटर्स कमेटी बनती है। जितना भी टोटल लोन है उसका मिनिमम 66% जितने लोगों ने मिलकर के लोन दिया है या बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर के लोन दिया उनकी क्रेडिटर्स कमेटी बनती है और इस कंपनी का कंट्रोल ले करके इसको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और इस कंपनी का कंट्रोल दे दिया जाएगा इस क्रेडिटर्स कमेटी को बाय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। और ये जो क्रेडिटर्स कमेटी है फिर वो फैसला करेगी कि इस कंपनी को उनको चलाना है, रिवाइव करना है, ठीक से वापस से रिवाइव करके चलाना है या इसके एसेट्स को बेच करके पैसे वापस ले लेने हैं, इसके एसेट को लिक्विडेट करके पैसे वापस ले लेने हैं।
जो भी फैसला लेना है वो इन क्रेडिटर्स कमेटी को लेना है एंड दिस प्रोसेस हैज़ टू बी कंप्लीटेड विद इन 180 डेज। तो ये दो मेन अंतर हुए। पहला अंतर तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पहले जाते थे कोर्ट में, अब जा रहे हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। दूसरा अंतर यहाँ आपको दिख रहा है, पहले कोई टाइम लिमिट नहीं था कि जितना मर्जी है उतना टाइम में वो रिजोल्यूशन हो रहा है उस प्रोसेस का, कंपनी अक्वायर कर रहा है, कोर्ट फिर ऑक्शन करा रहा है, फिर पैसे निकाल रहा है, फिर क्रेडिटर्स को दे रहा है। लेकिन यहाँ पे टाइम इज़ फिक्स्ड, 180 डेज़ में ये प्रोसेस को रिजॉल्व कराना है। कुछ कुछ केसेस में स्पेशल रिक्वेस्ट के बाद 90 डेज प्लस 60 डेज तक एक्सटेंशन दिया जा सकता है, मतलब 330 डेज तक एक्सटेंशन दिया जा सकता है। बट इन जनरल द प्रोसेस हैज़ टू बी कंप्लीटेड विद इन 180 डेज। और अगर स्टार्टअप कंपनी है तो उसके लिए रिजोल्यूशन पीरियड और भी कम है। ये तो कोई बड़ी कंपनी है तो उसके लिए 180 दिन है, जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है 330 दिनों तक। लेकिन कोई स्टार्टअप है तो उसको 90 डेज में कंप्लीट करना है, उसको एट मैक्स 45 डेज़ का और एक्सटेंशन दिया जा सकता है। तो इस तरीके से जो चक्रव्यूह चैलेंज था कि बिजनेस आप शुरू तो कर देते थे लेकिन उससे जल्दी निकल नहीं पाते थे, उस चक्रव्यूह चैलेंज को एड्रेस करने की कोशिश की गई है विथ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। दो ही मेन अंतर हैं, ये कोर्ट के जगह पे एनसीएलटी और टाइम बाउंड फैशन में रिजोल्यूशन। एक और चीज़ आप जान लीजिए, ये जो क्रेडिटर्स कमेटी होती है, अब इनको तो नया बिजनेस चलाने का एक्सपीरियंस है नहीं, तो एक नए तरह के प्रोफेशनल बॉडी को बनाया गया है। जैसे सीए होते हैं, सीएस होते हैं, वैसे एक नए प्रोफेशनल्स बनाए जाएंगे, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। और ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स इन क्रेडिटर कमेटी की मदद करेगा ड्यूरिंग द रिजोल्यूशन प्रोसेस। इनको इस फैसला लेने में हेल्प करेगा कि इस कंपनी को रिवाइव करना है या इस कंपनी को बेच करके इसको पैसे ले लेने, लिक्विडेट करके इसके पैसे ले लेने, जो भी है वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इनको सजेस्ट करेगा। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स इज ए ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल हु विल सजेस्ट द क्रेडिटर कमेटी इन मेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग द एसेट्स ऑफ द कंपनी। अब ये तो हो गए इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड जो 2016 में लाई गई थी। अब आपको बस एक बात समझनी है कि अभी तक जो भी इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड का प्रोसीजर है दैट इज एप्लीकेबल फॉर द एसेट्स ऑफ ए कंपनी प्रेजेंट विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। कोई एक कंपनी है मान लीजिए, उसकी इंडिया में जो एसेट्स है वही एक्वायर की जा सकती है और उसी को लिक्विडेट किया जा सकता है या रिवाइव किया जा सकता है। लेकिन आजकल तो मल्टीनेशनल कंपनियां भी कई सारी हैं और मल्टीनेशनल कंपनियों के बहुत सारे एसेट्स विदेशों में भी होते हैं। तो अब विदेशों में कैसे इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड का इस्तेमाल करना है, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी कैसे इस्तेमाल करना है, उसके लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने एक नया लॉ प्रपोज किया है। समझिए इस बात को, एक ड्राफ्ट फ्रेमवर्क प्रपोज किया है फॉर क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। यानी कि विदेशों में अगर मान लीजिए किसी कंपनी की कोई प्रॉपर्टी है, कोई एसेट है, उसको कैसे लिक्विडेट किया जाए या उसको कैसे अक्वायर किया जाए अंडर इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड बाय द क्रेडिटर्स कमेटी, उसको लेकर के एक बेसिक फ्रेमवर्क अभी प्रपोज किया गया है। अभी उसको फाइनलाइज नहीं किया गया है ऑफ कोर्स। Indian Insolvency Bankruptcy Board of India has invited comments on this cross border insolvency code। तो एक नया कोड प्रपोज किया गया है जो इस इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में ऐड कर दिया जाएगा, लेकिन अभी के लिए बस प्रपोजल है, इसको फाइनलाइज नहीं किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी डिनोट्स सर्कमस्टांसेस इन विच एन इंसॉल्वेंट डेटर, यानी कि जो कंपनी जो बर्बाद हो चुकी है, इंसॉल्वेंट हो चुकी है, उसका एसेट है इन सम अदर कंट्री, उस केस में ये क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। तो भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री है उसने क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के नए कोड इंट्रोड्यूस किए हैं इन अ ड्राफ्ट फ्रेमवर्क और उस पर लोगों के ओपिनियन मांगे हैं। ये जो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के लिए जो नया कोड प्रपोज किया गया है, दिस इज इन लाइन विथ UNCITRAL मॉडल लॉ। तो क्या है UNCITRAL? यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड लॉ। ये यूनाइटेड नेशन की एक एफिलिएट बॉडी है, यूनाइटेड नेशन की एक एफिलिएट बॉडी है जो उसकी आप कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन की एक लीगल बॉडी है UNCITRAL। ये क्या करती है कि पूरे दुनिया भर में अलग अलग देशों के लिए मॉडल लॉ प्रपोज करती है। जैसे कैसे हमारे देश में नीति आयोग स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए मॉडल लॉ प्रपोज करता है, वैसे ही ये UNCITRAL दुनिया भर के देशों के लिए, जो भी इसके मेंबर कंट्रीज उनके लिए मॉडल लॉ प्रपोज करता है कि किस तरीके के ट्रेड लॉज दुनिया के अलग अलग देश अपने यहाँ पे ला सकते हैं ताकि इंटरनेशनल ट्रेड में कोई डिस्प्यूट ना हो। सो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज एन एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। इट प्रपोजेज अ मॉडल लॉ दैट कंट्री शुड अडॉप्ट टू हैव अ peaceful and conflict-free trade with other member countries of UNCITRAL.
The next article is taken from international segment. It is about Barbados that has become world's newest republic. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. देखिए बारबाडोस एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है कैरेबियन सी में. यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी लार्जेस्ट सिटी है ब्रिज टाउन, जो इसका कैपिटल सिटी भी है. इट इज ऑन 13 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर, यानी कि ये इट इज़ मतलब ये नदर्न हेमिस्फीयर में है और इक्वेटर से लगभग 13 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे है. अगर बारबाडोस की बात की जाए तो यहाँ पे आपको पता होगा कैरेबियन प्लेट है और ये कैरेबियन एंड साउथ अमेरिकन प्लेट के बिल्कुल बाउंड्री पे पड़ता है ये बारबाडोस. ये तमाम आप देख सकते हैं प्यूर्टो रिको, हाइटी, ये सब जो हैं कैरेबियन और ये जो साउथ अमेरिकन प्लेट है उसके बाउंड्री पे पड़ते हैं. बारबाडोस कैसा है कि इसको ब्रिटिशर्स ने 1625 में स्लेव बना लिया था. क्या किया इन्होंने, दुनिया भर से अलग अलग जगहों से, खासकर अफ्रीका से बहुत सारे स्लेव्स को पकड़ के ले गए ये लोग और यहाँ पे उन्होंने उसको सेटल कराया ताकि वो ब्रिटिशर्स के लिए यहाँ पे प्लांटेशन फील्ड में वर्कर का काम कर सके. सो इट वाज डेवलप्ड एज ए स्लेव आइलैंड बाय ब्रिटिशर्स. इट बिकेम ए ब्रिटिश कॉलोनी इन 1625. इट गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1966. तो इसको आज़ादी तो मिल गई 1966 से, तब से इसने डेमोक्रेसी अडॉप्ट कर लिया लेकिन इसने रिपब्लिकन सिस्टम अडॉप्ट नहीं किया. सो इट बिकेम डेमोक्रेटिक बट नॉट रिपब्लिक. दोनों में थोड़ा अंतर है. नॉर्मली मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स डेमोक्रेसी और रिपब्लिक को एक ही मानते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है. देखिए हम इंडिया में हम डेमोक्रेटिक भी हैं, रिपब्लिक भी हैं, लेकिन नॉट ऑल डेमोक्रेटिक सिस्टम्स आर रिपब्लिक. समझिए डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है. डेमोज क्रेसी से आया है वर्ड. डेमोज मतलब पीपल एंड क्रेसी मतलब रूल. तो रूल ऑफ पीपल इज़ नथिंग बट डेमोक्रेसी. तो उसमें कैसा होता है डेमोक्रेसी में कि द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट इटसेल्फ, उसके जो भी मेंबर्स होते हैं दे आर elected by the people, they are selected by the people and they frame laws as per the will of the people. लेकिन रिपब्लिकन सिस्टम में कैसा होता है कि द हेड ऑफ द स्टेट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री. फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे हमारा देश इंडिया, हमारा हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड ही इज इलेक्टेड बाय अस, दो नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, एंड दैट इज वाई वी कॉल इंडिया एज ए रिपब्लिक कंट्री. जैसे हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो हम 1950 में जाकर के रिपब्लिक बने. क्यों? क्योंकि 1950 में जाकर के हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जिसमें हमने बताया कि हमारा हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होंगे जिनको हम लोग इन तरीके से इलेक्ट करेंगे. वहीं अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान ने 1956 में जाकर के अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया पहला. तो उस चक्कर में क्या हुआ, 1947 से लेकर के 56 तक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक तो रहा लेकिन रिपब्लिक नहीं था. उसके हेड ऑफ द स्टेट्स क्वीन एलिजाबेथ थी 1952 से लेकर के 54 तक. यही जो मौजूदा क्वीन है ब्रिटेन की, वो पाकिस्तान की क्वीन थी 1952 से लेकर के 1956 तक. वो 1952 में वो पहली बार क्वीन बनी थी. तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक में कैसा होता है कि लोग अपनी सरकार को चुन करके भेजते हैं और सरकार लोगों के हिसाब से पॉलिसी बनाती है. लेकिन सरकार के अंदर हो सकता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट हो, जो सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन हेल्ड कर रहा वो हो सकता है कि एक मोनार्कियल पोजीशन हो या किसी दूसरे देश का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है बस नाम के लिए ही हो लेकिन दूसरे देश का हो. फॉर एग्जाम्पल जैसे 1947 से लेकर के, जब 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिला हुआ था. तो हम एक तरह से आज़ाद तो थे लेकिन हम रिपब्लिक नहीं थे. क्यों? क्योंकि हमारा जो टॉप मोस्ट या हेड ऑफ द स्टेट आप कह सकते हैं वो पहले ब्रिटिशर्स थे, बाद में सी राजागोपालाचारी साहब हुए, लेकिन ही वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन ओनली. तो वी वेयर टिल 1950 अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन, सो वी वेर नॉट ए रिपब्लिक कंट्री. ठीक वैसे ही बारबाडोस, वहाँ पर डेमोक्रेसी आ गई थी, यानी कि लोग अपनी सरकार को चुनते थे लेकिन उनकी जो हेड ऑफ द स्टेट मानी जाती थी वो मानी जाती थी क्वीन एलिजाबेथ, सिंबॉलिक तरीके से. ऑस्ट्रेलिया का भी वही हाल है. तो ऐसे कई सारे देश अभी भी हैं जिनके हेड ऑफ द स्टेट्स, फॉर एग्जांपल देखिए, देयर आर सो मेनी कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये डेमोक्रेटिक हैं, यानी कि यहाँ के लोग अपनी सरकार को चुनते हैं, सरकार उनके हिसाब से पॉलिसीज बनाती है. लेकिन जो टॉप मोस्ट पोजीशन है, हेड ऑफ द स्टेट है, दैट इज स्टिल द क्वीन इटसेल्फ, द ब्रिटिश क्वीन इटसेल्फ. देयर आर एटलीस्ट 15 कंट्रीज इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड,
who are democratic but not republic. Why? Because the head of the state is still the British Queen. They were once the British colony और आज तक उस ट्रेडिशन को ये कंटिन्यू कर रहे हैं. इन्होंने बाकी हर तरीके से अपने यहाँ पे ऑटोनॉमी ले ली है, लेकिन अभी भी नॉमिनल तरीके से उन्होंने ब्रिटिश क्वीन को अपना हेड ऑफ द स्टेट बना रखा है. दैट इज वाई दीज कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक बट नॉट रिपब्लिक. ऐसा ही स्टेटस था बारबाडोस का, लेकिन बारबाडोस ने अब जा करके आफ्टर अबाउट 55 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस उसने फैसला लिया कि इट विल टर्न इनटू रिपब्लिक ऑल्सो. और कल से यानी कि 1 दिसंबर से इट विल बिकम द न्यूएस्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड व्हेन इट विल रिप्लेस ब्रिटिश क्वीन एज ए हेड ऑफ द स्टेट विथ एन इलेक्टेड बारबाडोइयन प्रेसिडेंट. The next article is again taken from international segment. It is about Twitter's new CEO. This topic is important from our syllabus paper 3 Internet Diaspora. तो देखिए, आपसे कोई नहीं पूछने जा रहा कि ट्विटर का नया CEO कौन हो गया मेंस में. पीटी में आपसे एपीएससी पूछ सकता है, यूपीएससी नहीं पूछेगा कि ट्विटर का नया सीईओ है कौन. लेकिन हाँ, मेंस में अगर मान लीजिए कि इंडियन डायस्पोरा पे सवाल आ गया जो पेपर 3 का एक टॉपिक है, तो वहाँ पे आप इनका जिक्र कर सकते हैं. क्या है न्यूज़ देखिए. इंडियन ओरिजिन के टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव पराग अग्रवाल साहब जो आईआईटी बॉम्बे के ग्रेजुएट हैं, ये ट्विटर के नए सीईओ बन गए हैं. इनकी एज बस 37 ईयर्स है और इसके साथ ही दुनिया के टॉप 500 कंपनीज में से किसी भी कंपनी के सीईओ, यंगेस्ट सीईओ बनने वाले इंसान बन गए हैं पराग अग्रवाल साहब. देखिए, मार्क जकरबर्ग इज ऑल्सो सीईओ ऑफ मेटा, जो फेसबुक का दूसरा नाम है, पेरेंट कंपनी का नाम है. लेकिन मार्क जकरबर्ग से हार्डली 2-4 महीने कम एज के हैं पराग अग्रवाल. सो इन दैट वे ही हैज़ बिकम द यंगेस्ट सीईओ ऑफ एनी टॉप 500 कंपनी अक्रॉस द वर्ल्ड. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन उन्होंने आपको दे रखा है. इस तरह का पीटी क्वेश्चन आप बस एपीएससी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यूपीएससी में इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is taken from national segment. It is about suspension of member of parliament from Rajya Sabha, and this topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view. Current न्यूज ये है कि 12 मेंबर्स को राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया फॉर देयर मिसकंडक्ट. दे हैव बीन सस्पेंडेड फॉर इंटायर विंटर सेशन. पूरे विंटर सेशन के लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया है. तो जरा इसी आर्टिकल की मदद से देखते हैं कि राज्यसभा या लोकसभा से किसी भी मेंबर को सस्पेंड करने के पीछे क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है या और भी क्या रूल्स हैं. तो देखिए, संविधान में सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के बारे में कुछ बात नहीं लिखी गई है. संविधान में बस ये बात लिखी गई है अंडर आर्टिकल 118 कि द रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ बोथ हाउसेज विल बी मेड बाय बोथ हाउसेज. तो एक आर्टिकल 118 के मदद से दोनों ही हाउसेस को अपने अपने हाउस को कंडक्ट करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स एंड प्रोसीजर्स चाहिए वो बनाने का अधिकार दिया गया है कि दे विल बी मेकिंग, लोकसभा विल बी मेकिंग इट्स ओन रूल्स एंड प्रोसीजर्स, राज्यसभा विल बी मेकिंग इट्स ओन रूल्स एंड प्रोसीजर्स टू कंडक्ट इट्स बिजनेस. तो आर्टिकल 118 की मदद से इन्होंने कई सारे रूल्स एंड प्रोसीजर्स बनाए हैं. उसमें से लोकसभा के रूल नंबर 373 एंड रूल नंबर 374 डील्स विथ सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स फॉर देयर अनरूली बिहेवियर. अगर कोई बुरा बर्ताव करता है, बहुत बार लोग बहुत चिल्लाने लगते हैं, पेपर फाड़ के फेंक देते हैं, टेबल कुर्सियाँ पीटने लगते हैं, वैसे केस में ये दोनों रूल नंबर हैं दैट अलाउज द स्पीकर टू सस्पेंड अ मेंबर फॉर अ डे और फॉर इंटायर सेशन. ठीक वैसे ही राज्यसभा के अंदर रूल नंबर 255 एंड 256 के मदद से किसी भी मेंबर को सस्पेंड किया जा सकता है. दोनों में थोड़ा सा अंतर है. देखिए, जैसे लोकसभा में रूल नंबर 373 गिव्स स्पीकर टू आस्क ए मेंबर टू विड्रॉ फॉर डे सिटिंग. तो एक दिन के लिए एक मेंबर को निकाल सकते हैं स्पीकर अंडर रूल नंबर 373, जबकि 374 की मदद से पूरे सेशन के लिए वो सस्पेंड कर सकते हैं एक मेंबर को फ्रॉम अटेंडिंग दैट इंटायर सेशन. ठीक वैसे ही राज्यसभा में आर्टिकल रूल नंबर 255 की मदद से वो एक दिन के लिए उस मेंबर को निकाल सकते हैं राज्यसभा से. रूल नंबर 256 की मदद से वो पूरे सेशन के लिए उस मेंबर को राज्यसभा से सस्पेंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. और इसी रूल का इस्तेमाल किया है, रूल नंबर 256 का इस्तेमाल किया है राज्यसभा के चेयरमैन ने इन तमाम 12 मेंबर्स को राज्यसभा से सस्पेंड करने के लिए फॉर द इंटायर सेशन. The next article is taken from environment segment. It is about translocation of cheetahs. This topic is important from our syllabus paper for environment point of view. देखिए, चीताज इंडिया में ऑफिशियली एक्सटिंक्ट हो चुके थे सिंस 1952. माना जाता है कि छत्तीसगढ़ के महाराज रामानुज प्रताप सिंह देव ने जो आखिरी चीता था हमारे देश का, उसका भी हंटिंग कर दिया
और तब से चीता हमारे देश में पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन अब वापस से चीतास को हमारे देश में लाने की बात चल रही है, इस कारण से ये आर्टिकल आया है, ट्रांसलोकेशन ऑफ चीतास। तो एक बार करंट डेवलपमेंट देखने से पहले चीतास के अलग अलग स्पीसीज़ के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, चीतास के मेनली दो स्पीसीज़ होते हैं, अफ्रीकन चीता एंड एशियन चीता। अफ्रीकन चीता जबकि आप देख सकते हैं कि अफ्रीका में ज़्यादातर मिलते हैं। इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। साइट्स में यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में अपेंडिक्स 1 में रखा गया, मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया गया है। और अगर देखा जाए अफ्रीकन चीता को तो इसकी संख्या बहुत ज़्यादा, लगभग 6500 से 7000 तक की संख्या है अफ्रीकन चीता की। वहीं एशियन चीता की बात की जाए तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, अपेंडिक्स 1 में है साइट्स के। हार्डली ये 40 से 50 बस बचे हुए हैं एशियन चीता, एंड दे आर ओनली फाउंड इन ईरान। बस यहाँ बचे। कभी इंडिया में भी हुआ करते थे एशियन चीता, लेकिन अब पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए हैं इंडिया में। दे आर नाउ फाउंड ओनली इन ईरान। ये है देखिए अफ्रीकन चीता, ये थोड़ा डार्क कलर का होता है इस तरीके का, इसका साइज भी बड़ा होता है अफ्रीकन चीता का। वही एशियन चीता थोड़ा सा येलो कलर पे होगा, पेल कलर पे होगा, इसका साइज भी थोड़ा छोटा होता है। एशियन चीता अब सिर्फ ईरान में मिलता है, जबकि अफ्रीकन चीता पूरे अफ्रीका भर में अलग अलग जगहों पर मिलता है। करंट न्यूज़ ये है कि लगभग अभी से 7 साल पहले वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो देहरादून में है, उसने फैसला लिया कि हम लोग अफ्रीका से चीता ट्रांसलोकेट करके इंडिया मंगाएंगे और इंडिया के जंगलों में छोड़ेंगे ताकि इंडिया के अंदर भी चीता की पॉपुलेशन बढ़ाई जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के इस डिसीजन पे बैन लगा दिया था, ये कहते हुए कि चीतास को अगर यहाँ ला करके इंट्रोड्यूस किया गया तो हो सकता है कि यहाँ के लोकल स्पीसीज़ के पॉपुलेशन पे निगेटिव असर पड़े। लेकिन फिर क्या हुआ, पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस बैन को लिफ्ट कर लिया, उसने अलाउ कर दिया वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ट्रांसलोकेशन ऑफ चीतास के लिए। और अब न्यूज़ ये आ रही है कि ये जो ट्रांसलोकेशन ऑफ चीतास का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, और नामीबिया से और साउथ अफ्रीका से, जहाँ पे दुनिया के सबसे ज़्यादा चीता हैं, वहाँ से अब इंडिया के अंदर चीताज लाए जाएंगे और मध्य प्रदेश के पालपुर कूनो सैंक्चुरी में छोड़े जाएंगे। तो मध्य प्रदेश के अंदर है ये पालपुर कूनो सैंक्चुरी, और गुजरात के बाद, गुजरात के गिर फॉरेस्ट के बाद बस यही एक दूसरा जगह है जहाँ पे एशियाटिक लायंस मिलते हैं। ये पालपुर कूनो सैंक्चुरी वाज गिवन स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क इन 2018। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। हु रिकमेंड्स MSP एंड इशू प्राइसेस? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, CACP। एंड MSP इज नॉट अ प्राइस, इट्स नॉट ए क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, इट्स अ प्राइस इंश्योरेंस स्कीम, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। और WTO में का कैसा है कि इट वॉज फर्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO वॉज हेल्ड इन 1996 इन सिंगापुर, एब्सोल्युटली करेक्ट। इन बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इंडिया डिड नॉट अग्री टू एंड ऑल एम्बर बॉक्स सब्सिडी, इनफैक्ट इंडिया आस्क्ड फॉर अ पीस क्लॉज, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, 1 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.